हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। आज पढ़ेंगे बच्चों हम पाठ नंबर 9, जिसका नाम है क्रिया यानी वर्ब। तो चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का अथवा किसी स्थिति का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। चलिए बच्चों वाक्य पढ़ते हैं। मनीषा पढ़ रही है। सूर्य अस्त हो रहा है। चंद्रमा चमक रहा है। बाहर आंधी चल रही है। उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ रही है, अस्त हो रहा है, चमक रहा है तथा चल रही है शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो रहा है, अतः ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। बच्चों देखिए जरा क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सबसे पहले अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, खेलना, दौड़ना, उठना, रोना, बैठना इत्यादि अकर्मक क्रियाएं हैं। इस क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। इसमें कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता। जैसे दिव्यांश दौड़ता है, साक्षी बहुत बोलती है। इन वाक्यों में दौड़ता है, बोलती है क्रियाओं का सीधा संबंध उसके कर्ता से है, उनसे कोई प्रभावित नहीं हो रहा है, अतः अकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे बच्चों आपको एक चित्र में भी दिखाया गया है, एक बालक दौड़ रहा है। ये कौन सी क्रिया का उदाहरण है? ये है अकर्मक क्रिया का उदाहरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना इत्यादि। इस क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। इसमें कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है। जैसे हरीश पुस्तक पढ़ता है। हरीश करता है बच्चों, द्वारा की जाने वाली क्रिया पढ़ता है का प्रभाव पुस्तक यानी वस्तु पर पड़ रहा है, अतः यह क्रिया सकर्मक है। जैसे कि बच्चों आपको एक चित्र में भी दिखाया गया है, एक बालक पुस्तक पढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। एक और उदाहरण देखिए बच्चों। अदिति खाना खा रही है। यहां अदिति करता है, हमें पता है करता यानी कि काम के करने वाली। अदिति के द्वारा की जाने वाली क्रिया क्या है बच्चों? खा रही है का प्रभाव वस्तु यानी कि खाने पर पड़ रहा है, अतः क्रिया सकर्मक है। तो बच्चों हमने देखा कि अकर्मक क्रिया क्या होती है और सकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया है और यदि उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे गौरव लिखता है। अब बच्चों हम इससे प्रश्न करेंगे गौरव क्या लिखता है। हमें तो उत्तर नहीं मिला, सिर्फ लिखा है गौरव लिखता है। अब गौरव क्या लिखता है नहीं पता, यानी अकर्मक क्रिया है। एक और उदाहरण देखिए बच्चों। गौरव पत्र लिखता है। हमने प्रश्न किया गौरव क्या लिखता है, उत्तर हमें मिला पत्र, यानी कि कर्म है बच्चों पत्र। तो ये कौन सी क्रिया है? ये है सकर्मक क्रिया। ऐसे ही एक और उदाहरण देखिए। उसने मुझे पुस्तक दी। उसने किसको पुस्तक दी? मुझे, यानी कि कर्म है इसमें, तो ये सकर्मक क्रिया है। धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। बच्चों क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियाएं बनती हैं। चलिए कुछ मूल रूप देखते हैं। धातु कौन कौन से शब्द होते हैं? धातु से बनने वाली क्रियाएं जैसे हो, होना, होता, होती, होगी, हुआ इत्यादि। दे, देना, देता, देगा, दिया इत्यादि। कर, करना, करता, करेगा, किया इत्यादि। ना, गाना, खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, चलना इत्यादि। चल, चलना, चलेगा, चला इत्यादि। पढ़, पढ़ना, पढ़ता, पढ़ा इत्यादि।
बच्चों ये तो पढ़ी थी हमने क्रियाएं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। देखिए बच्चों, काल के कौन कौन से 3 भेद हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। आइए सबसे पहले पढ़ेंगे हम वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे भानु दूध पी रही है, पार्थ अपनी कक्षा में प्रथम आया है। तो बच्चों इन दोनों वाक्यों से हमें अभी कार्य होने का बोध हो रहा है, यानी कि अभी जो समय चल रहा है, आप ऐसे समझिए अभी जो प्रेजेंट में समय वर्तमान में चल रहा है वो कार्य हो रहा है उस वर्तमान समय में, तो इसलिए इसे कहते हैं वर्तमान काल। उपयुक्त वाक्यों में रही है, आया है शब्द क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्पष्ट है कि ये क्रियाएं वर्तमान काल में हो रही हैं। जिन वाक्यों के अंत में है, हूं, है इत्यादि शब्द आते हैं वे वर्तमान काल की क्रियाएं होती हैं। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। आइए सबसे पहला भेद देखते हैं, सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे पार्क में खेलते हैं, परी गाना गाती है। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा पहले? बच्चे पार्क में खेलते हैं, यानी कि सामान्य वर्तमान काल है, अभी हो रहा है ये। परी गाना गाती है, हाँ ठीक है, ये समय हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के आरंभ होकर अभी होते रहने की स्थिति का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पत्र लिख रहा है, मामी खाना बना रही हैं। बच्चों आप हमने यहाँ 2 वाक्य पढ़े, उनसे देखिए वह पत्र लिख रहा है, ये अपूर्ण वर्तमान काल है। क्यों है ये अपूर्ण वर्तमान काल? क्योंकि जो कार्य हो रहा है वो पूर्ण नहीं हुआ, अभी वो चल रहा है। वर्तमान काल में ही कार्य वो अभी चल रहा है। वह पत्र लिख रहा है, मामी खाना बना रही है, अभी पूर्ण तो नहीं हुए दोनों कार्य चल रहे हैं, इसलिए बच्चों ये कहलाएंगे अपूर्ण वर्तमान काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने की स्थिति अनिश्चित हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहा जाता है। जैसे वह प्रतिदिन खेलने जाता होगा, वह रोज पढ़ता होगा। बच्चों यहां बात तो हमने प्रतिदिन की करी, वह प्रतिदिन खेलने जाता होगा, संदेह है ना हमें, तो इसलिए इसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे वह रोज पढ़ता होगा, बात तो कर रहे हैं हम रोज की, लेकिन पढ़ता होगा इसमें हमें संदेह है, ये कहलाएगा बच्चों संदिग्ध वर्तमान काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। काल का दूसरा भेद जिसका नाम है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में समाप्त होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कैलाश घूमने गया था, कल दीपावली थी। बच्चों उपयुक्त वाक्यों में था, थी शब्द क्रिया के हो चुकने का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्पष्ट है कि ये क्रियाएं भूतकाल में हुई हैं। जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी इत्यादि शब्द आते हैं वह भूतकाल की क्रियाएं होती हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं भूतकाल के कौन कौन से 6 भेद हैं। सबसे पहले सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के सामान्य ढंग से होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कक्षा में अच्छी पढ़ाई हुई, आपका चश्मा मिल गया, वह खाना खाने गया। तो बच्चों इन तीनों वाक्य से हमें बीते हुए समय का बोध हो रहा है, लेकिन सामान्य समय का बोध हो रहा है, तो इसलिए ये कहलाएगा सामान्य भूतकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कुछ ही समय पहले क्रिया के होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे वह अभी अभी बाजार गया है, वह मिठाई खा चुकी है। तो बच्चों अब इस वाक्य में देखिए जो अभी अभी बाजार गया है, इससे हमें यह बोध हो रहा है कि कुछ ही समय पहले क्रिया हो चुकी है। जैसे दूसरा वाक्य देखिए, वह मिठाई खा चुकी है, यानी कि कुछ ही समय पहले ये कार्य पूर्ण हुआ है, इसे कहते हैं बच्चों आसन्न भूतकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूरे हो जाने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया था,
ईशा विद्यालय चली गई थी। बच्चों, हमने जो दोनों वाक्य पढ़े, मैंने खाना खा लिया था, यानी कि इससे हमें पता चल रहा है कार्य पूर्ण हो चुका है, बीते समय में कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए इसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते समय में क्रिया की समाप्ति का बोध ना हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे वर्षा हो रही थी, बच्चे खेल रहे थे। बच्चों, यहां कार्य भी हो रहा है ना, वर्षा हो रही थी, बच्चे खेल रहे थे, जबकि बात है तब ये कार्य हो रहा था, यानी कि ये कहलाएगा बच्चों अपूर्ण भूतकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के होने का अनिश्चित बोध हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे कल वह चेन्नई गया होगा, शायद रेणु घर आई होगी। बच्चों, ये दोनों हैं अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेतु हेतुमद भूतकाल, हेतु हेतुमद भूतकाल, जहां भूतकाल में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। जैसे तुम नहीं आए तो वह अकेला चला जाएगा, रात दिन परिश्रम किया तभी तो उन्नति कर सका। बच्चों, जहां पर भूतकाल में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है उसे कहते हैं हम हेतु हेतुमद भूतकाल, जैसे कि हमने ये दो उदाहरण भी पढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं लाल किला देखने जाऊंगा, मैं अपनी कक्षा में प्रथम आऊंगा। उपर्युक्त वाक्यों में जाऊंगा, आऊंगा शब्द क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध करा रहे हैं, अतः यह स्पष्ट है कि ये क्रियाएं भविष्यत काल में होंगी। जिन वाक्यों के अंत में आएगी, करेंगे, बढ़ाएंगे, लगाएंगे इत्यादि शब्द आते हैं वे भविष्यत काल की क्रियाएं होती हैं। चलिए देखते हैं। भविष्यत काल के दो भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के साधारण ढंग से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे बंटी कल जयपुर जाएगा, आलोक कक्षा में प्रथम आएगा। भविष्यत काल का दूसरा भेद होता है संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के निश्चय पूर्वक होने का बोध ना हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे तब तक शायद गाड़ी आ जाएगी, कल तक वर्षा हो सकती है। हाँ, तो बच्चों ये थे काल, जिसके काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। हमने वो तीनों भेद पढ़े और उनके उपभेद भी पढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वाच्य यानी वॉइस, क्रिया के जिस रूप द्वारा ये बोध हो कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म तथा भाव है उसे वाच्य कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। सुरेश अखबार पढ़ता है, क्रिया कर्ता के अनुसार है। सुरेश ने अखबार पढ़ा है, क्रिया कर्म के अनुसार है। सुरेश पढ़ता है, क्रिया भाव के अनुसार है। उपर्युक्त पहले वाक्य में पढ़ने की क्रिया करने वाले सुरेश यानी कर्ता को प्रधानता दी गई है। दूसरे वाक्य में पढ़ने की क्रिया के विषय अखबार यानी कर्म को उभारा गया है एवं तीसरे वाक्य में कार्य कर सकने की शक्ति, योग्यता यानी भाव की बात कही गई है। कर्ता, कर्म एवं भाव की यह प्रधानता क्रिया के रूप से पता लगती है। वाच्य के 3 भेद होते हैं। बच्चों कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले हम देखेंगे कृतवाच्य। जिन वाक्यों में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों में से कोई भी क्रिया हो सकती है। क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुरूप होता है। जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है, चंचल चित्र बना रही है। कर्मवाच्य, जिन वाक्यों में क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है। क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुरूप होता है। जैसे सूरज ने पुस्तक पढ़ी थी, चंचल ने चित्र बनाया था। अब देखेंगे बच्चों हम भाववाच्य।
जिन वाक्यों में क्रिया का मुख्य विषय भाव होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में सदा अकर्मक क्रिया होती है। क्रिया सदा पुल्लिंग, अन्य पुरुष और एक वचन में होती है। जैसे पत्र भेज दिया गया था, कैदियों को छोड़ दिया जाएगा, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। बच्चों, हमने ऊपर वाच्य पढ़े, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखते हैं हम वाच्य परिवर्तन। कृतवाच्य से कर्मवाच्य। कर्ता के साथ ने विभक्ति लगाकर वर्तमान काल की क्रिया को भूतकाल में बदल दिया जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। अमन पत्र लिखता है, ये कृतवाच्य है बच्चों, क्योंकि अमन काम के करने वाला है। अमन ने पत्र लिखा, अब बच्चों ये कर्मवाच्य बन गया, क्योंकि अब सारा अधिक जोर किस पे दिया गया है बच्चों? कर्म पे दिया गया है, यानी कि पत्र पर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया होने पर कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति लगाकर क्रिया का लिंग कर्म के अनुरूप परिवर्तित कर दिया जाता है। किस तरह, आइए देखें। कशिश आम खा रही है, कशिश के द्वारा आम खाया गया। कविता गीत गा रही है, कविता से गीत गाया जा रहा है। आगे देखिए बच्चों, कर्म के साथ लगी विभक्ति को हटाकर कर्ता के साथ द्वारा लगा दिया जाता है। जैसे छंद की रचना सूरदास जी ने की है, छंद सूरदास जी द्वारा रचित है, सूरदास जी द्वारा रचित दोहे हैं। कृतवाच्य से भाववाच्य। कर्ता के साथ से विभक्ति लगाकर क्रिया में जाता अथवा गया जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं नहीं दौड़ सकता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। अंकित नहीं खेलता, इसे किस तरह भाववाच्य में बदलेंगे? अंकित से खेला नहीं जाता। ध्यान रखो कि भाववाच्य में क्रिया अकर्मक, एकवचन और पुल्लिंग में होती है। चलिए बच्चों, ये पाठ यहाँ समाप्त। हमने शुरू से इस पाठ में सबसे पहले बच्चों क्रिया पढ़ा, क्योंकि क्रिया का ही संबंध हमने किससे देखा? काल से देखा। काल का ही संबंध हमने वाच्य से देखा। कृतवाच्य को कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य को भाववाच्य में किस तरह परिवर्तित किया जाता है, ये भी हमने देखा। आज हमने जो भी पाठ पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से रिवीजन करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।